स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। न्यायिक पुनरावलोकन। ये हर एक एग्जाम में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये क्लास छोटी सी रहेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप में से जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो पीजीटी, पीएचडी एडमिशन, ठीक है ना, पोल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके अलावा भी जो बच्चे जो ग्रेजुएशन के अंदर में है, बीए, ठीक है ना, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये बहुत मदद करने वाली है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ें आप कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। न्यायिक पुनरावलोकन। अब इसके ये 3 नामों से जाना जाता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है, ये सारे इसी के नाम है। न्यायिक पुनरीक्षा, इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका, ठीक है ना, कौन? अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर जो मेन रोल होगा वो न्यायपालिका का ही होगा, ठीक है ना। जैसे हमने पीआईएल पढ़ा था पहले, और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का निरीक्षण करती है, ठीक है ना। निरीक्षण करती है या पुनर्निरीक्षण करती है, मतलब चेक करती है। किसके कार्यों को? विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो न्यायालय क्या करेगा? विधायिका के और कार्यपालिका के कार्यों को जांचेगा। जांचने का इन द सेंस ऑफ, विधायिका ने जो कानून बनाया है वो हमारा जो संविधान है उसके मूल ढांचे के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है ना, मतलब उससे संगत है कि नहीं है, ठीक है। कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, ठीक है ना, उसे लागू कर रही है जो उसको, तो वो जो लागू करने का जो उसका मेथड है या प्रक्रिया है, वो संविधान के ढांचे के अनुकूल है या नहीं है, ठीक है ना। ये चीज चेक करेगी न्यायालय। अगर होता ये, अगर मान लो, अगर जो विधायिका ने कानून बनाया है वो मूल ढांचे के अनुकूल नहीं है या उससे संगत नहीं है, तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी? रद्द कर देगी, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे संसद में ऐसे कानून बनाए जाते हैं और वो फिर न्यायालय उसको वो कर देता है, अवैध घोषित कर देता है, शून्य घोषित कर देता है, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरे शब्दों में, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ उस शक्ति से, ये पावर है, किसकी पावर है? ये न्याय पालिका की पावर है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन किसकी पावर है, किसकी शक्ति है? क्या वो कार्यपालिका की, न्यायपालिका की है, या विधान पालिका की? तो ये न्यायपालिका की शक्ति है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, जो विधायिका कानून बनाती है, उनको कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों, ठीक है ना। अब जो कानून बनाए हैं विधायिका ने, उनको लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो उनके द्वारा लागू किए गए आदेशों और प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों, ठीक है ना, जो प्रशासन कार्य करता है उसकी जांच करती है, उसको चेक करेगी, ठीक है ना, कि वो संविधान के मौलिक ढांचे के अनुकूल है या नहीं है, ठीक है ना, अनुकूल या संगत, ठीक है ना, ये सब लिखे हुए आ सकते हैं, ठीक है। तो है या नहीं है? अगर वह निर्णय, आदेश या कार्य, ठीक है ना, निर्णय, आदेश या कार्य मूल ढांचे के अनुकूल नहीं होता है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देती है, उसको शून्य घोषित कर देती है, ठीक है। या जिस सीमा तक वो अवैध है, मतलब जहां तक वो मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है, वहां तक उसको क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। पर्टिकुलर कोई कानून बना और उस कानून का कोई हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है? ये मौलिक ढांचे के अनुकूल नहीं है, मौलिक ढांचे के अनुकूल नहीं है, तो पर्टिकुलर इस हिस्से को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म, ये यहाँ से क्वेश्चन बताए कि न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म कहाँ से है। ठीक है, क्या वो अमेरिका से है, क्या वो आपका इंग्लैंड से है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से है, कौन से है। तो उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है अमेरिका से। ठीक है ना, कहाँ से हुआ है, अमेरिका से इसका जन्म माना जाता है। लेकिन ये जो थिंकर है मिस्टर पिनाक और स्मिथ, ये दोनों क्या कहते हैं कि नहीं, इसकी उत्पत्ति तो ब्रिटेन में हुई है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन का जन्म कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो वो अमेरिका हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक ये मानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है। तो वो है पिनाक और मिस्टर स्मिथ, ये दोनों जो हैं ये ब्रिटेन से मानते हैं इसका जन्म। अमेरिका के, अच्छा कौन सा केस था, तो वो केस था मारबरी बनाम मेडिसन। ये वाद जो था, इस वाद के वाद में ये माना जाता है कि मिस्टर मार्सन ने पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है ना, संविधान, अब भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अब आपसे ना कई सारी कोटेशंस दे देगा। ठीक है ना, उसमें एक ये वाक्य लिखा हुआ कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत का स्पष्ट रूप से वर्णन है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ था, यही वाला कोटेशन सेम टू सेम यही सेंटेंस आ जाता है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो याद रखना दोस्तों, नहीं, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का स्पष्ट रूप से वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है ना, क्या भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया ही नहीं गया है। ठीक है, लेकिन कहां से आया ये, फिर कैसे हम कह सकते हैं कि भाई ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसको प्राप्त है संविधान को, हमारे न्यायपालिका को। तो आर्टिकल 13(2), 32, 226, 131 और 243 और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली संविधान के संरक्षण की शपथ। अब संविधान, जब भी न्यायाधीशों का वो होता है, चयन कर लिया जाता है, तो उसके बाद इनको शपथ दिलवाई जाती है। तो शपथ के अंदर ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो वो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि भाई न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की पावर है। ठीक है ना, कौन कौन से, 13(2), 32, 226, 131 और 243, ये सारी जो है यहाँ से आपको पता चलता है। क्वेश्चन यहाँ से सीधे से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो जो न्यायाधीशों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। संविधान का आर्टिकल 13 राज्य के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। संविधान का आर्टिकल 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। ठीक है ना, आर्टिकल 13 क्या कहता है, विधि के क्या कहता है कि नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है ना, अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है, ठीक है, जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक है ना, 13 आर्टिकल कहता है कि अगर राज्य इन द सेंस ऑफ विधानमंडल, ठीक है ना, विधानमंडल से, वही तो कानून बनाता है। अगर वो कोई ऐसी विधि बना देता है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस कानून को जीरो जीरो घोषित कर देगा, उसको शून्य अवैध घोषित कर देगा। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस कानून की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है कि भाई ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, या संविधान से असंगत तो नहीं है। अनुच्छेद 13(1) भारतीय संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वे संविधान के भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। अब भाई वो विधियां जो संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें हमें जब हमारा संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद एक मौलिक अधिकार हमारा हट गया, 6 मौलिक अधिकार है। तो जो भी प्रचलित विधियां हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उससे असंगत नहीं होनी चाहिए। अगर उससे असंगत होंगी तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। फिर उसके बाद 13(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या उनका हनन करती है। क्या करती है, उनका हनन करती है। ठीक है, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। अगर ऐसी कोई विधि बनाता है तो न्यायालय उसको क्या कर देगा, उसको अवैध घोषित कर देगा
या जिस मात्रा तक वो हनन करती है हमारे अधिकारों का, वहां तक उसको शून्य घोषित कर देगा। विधि के अब 13(3) के अंतर्गत क्या है? विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा आते हैं, इनमें से किसी के भी द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय रिटों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। कहने का मतलब ये कि भाई अगर जैसे अध्यादेश जारी कर दिया गया, ठीक है ना, सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी कर दिया गया, या कोई आदेश जारी कर दिया गया, या कोई ऐसी उपविधि बना दी गई, या कोई नियम बना दिया गया, उपनियम बना दिया गया। उपनियम उनको कहते हैं जो नियम को लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो उपनियम होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई नियम विधान पालिका ने बनाया, है ना, विधायिका ने कोई नियम बनाया, तो उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका कुछ उपनियम बना देगी, तो उनको उपनियम कहते हैं, ठीक है। उपविधि भी वही विधियां उसी तरह का ही होता है। तो अगर अगर ये सारी चीजें अगर क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उनको हानि पहुंचाती हैं, तो न्यायालय में रिट के द्वारा उनको चुनौती दी जा सकती है। और अगर न्यायालय अगर उस विधि, उस नियम, उपनियम, उपविधि, उस प्रथा को अगर अवैध, असंगत पाता है अधिकारों से, संवैधानिक में, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए, तो उनको वो क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, अवैध करार देगा। अब 13(4) में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। यह खंड संविधान के 24वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 13(4) किससे जोड़ा है? इससे जोड़ा गया। इसके अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। यह अनुच्छेद सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी हद में रहने के लिए बाध्य करता है, ताकि एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, ठीक है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 और 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। कुछ प्रावधानों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर लिखा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस किस को दी गई है? की शक्ति किस किस को दी गई है? तो उसमें आपको याद रखना है हमेशा कि एक तो आपका हो गया उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, और क्या है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो ये दोनों को आपका न्यायिक पुनरावलोकन की पावर दी गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ये छोटा सा लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो क्या करेंगे, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।